ओके पीपल इन अप्लाइड हिस्ट्री वी हैड सीन कि कैसे आपके जो करियर्स हैं हिस्ट्री में वो होते हैं म्यूज़ियम का रेस्टोरेशन या म्यूज़ियम का प्रिजर्वेशन या जितने भी आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको सही सही रखना, ये सारा आपका अप्लाइड हिस्ट्री में ये सारे करियर्स होते हैं, ठीक है। सो अफिलिएटेड मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना रहेगा अफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। ये कहाँ से इतना पानी गिर रहा है वैसे, तुम्हारे सर के ऊपर गिरेगा, इधर आ जाओ। ओके ठीक है। ओके अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स इन हिस्ट्री, तो अफिलिएटेड मतलब क्या होता है, कनेक्टेड, ठीक है। अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री, तो अफिलिएटेड क्या क्या है भाई साहब, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया है, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब अफिलिएटेड फील्ड्स हैं, दीज आर बेसिकली योर अफिलिएटेड फील्ड्स। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, ये सारे आपके अफिलिएटेड फील्ड्स हैं, ठीक है। आर्काइव्स, प्रिजर्व एंड स्टोर ऑल ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा। तो आप भाई साहब जितने भी ओल्ड चीज़ें हैं यहाँ पे आर्काइव्स बोलते हैं ना, आर्काइव्स में स्टोर करके रखा हुआ है। आपके टेक्निकल टर्म्स में भी आर्काइव्स यूज होता है, बहुत सारे मेल्स में आप देखेंगे, याहू मेल वगैरह में आपका आर्काइव्स रहता है जहाँ पे आप ओल्ड मेल्स को स्टोर करके रख दे सकते हैं, ठीक है। सो प्रिजर्व एंड स्टोर वेरी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत ओल्ड डॉक्यूमेंट्स या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। आर्काइव्स विद अ डिस्टिंक्ट पर्पस, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन पूना महाराष्ट्र, एस्टैब्लिश्ड। देखो पूरा महाराष्ट्र जो है मूवीज़ के लिए या थिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थिएटर का कल्चर या मूवीज़ का कल्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसके वजह से महाराष्ट्र का बहुत सारा गौरव भी है। तो लोकेटेड इन पूना महाराष्ट्र, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एज द मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो आपके इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे रेलवे का एक पोर्टफोलियो है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, ये सारा जो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब सारा मतलब व्यापार को देखेगा ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ लेट्स से ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। और इसी तरीके से हमारा एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, कौन सा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इसमें भाई साहब सारा आपका आ जाता है, आपका टीवी से लेकर सिनेमा से लेकर सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, मीडिया यूनिट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स एंड टू प्रिजर्व द हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो कोई भी चीज़ फटाक से स्टार्ट नहीं हुई है भाई साहब, पिक्चर बनने में, पिक्चर के बनने की हिस्ट्री में गए हैं हम, ठीक है। और जो एकदम पहले के पिक्चर्स हैं या मूवीज़ हैं उन सब रील्स को प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने आज की तारीख में स्टोरेज डिवाइसेस में क्या देखा है, पेन ड्राइव, सीडी देखा है किसी ने? कुछ ज़माने पहले सीडी चलता था, है ना। उसके पहले क्या चलता था, फ्लॉपी डिस्क। किसी ने देखा है फ्लॉपी डिस्क? नहीं देखा होगा, ठीक है। सो फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, उसमें इतना स्टोरेज नहीं रहता था, उसको हम ऐसे ही इंसर्ट करते थे कंप्यूटर के उसमें और फिर उसको चलाते थे, तो वो चला गया। उसके बाद सीडी आया, वो भी चला गया। अभी पेन ड्राइव आया है। अभी तो धीरे धीरे हम क्लाउड स्टोरेज मोड पे जा रहे हैं, हमको ये सब की भी ज़रूरत नहीं है, हम क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं। आप क्लाउड में धीरे धीरे स्पेस को बाई आउट कर सकते हैं। तो ये क्लाउड के स्टोर स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे आप अपने वीडियोज़ या जो भी है उसको अपलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो क्लाउड स्टोरेज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका। तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके चेंज। तो किसी ने कैसेट देखा है क्या? कैसेट, कैसेट नहीं दिखा है? कैसेट होता है, ऐसा होता था वो, उसमें गाने उन्हें सुनते थे जो भी हम। तो ऐसा ही कैसेट के साथ वीडियो कैसेट भी होता था। ऑडियो कैसेट छोटे छोटे होते थे ऐसे, और वैसे घूमते थे। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो शायद उनके कहीं पुराने उसमें रखा हो, तो ऐसे घूमता था वो, और वो एक ऐसा रील जाता था और उस रील से गाने आपके बजते थे। और अगर आप वीडियो कैसेट देखेंगे तो वीडियो VCR बोलते थे हम उसको। एक ऐसा डिवाइस होता था जिसमें आप वीडियो कैसेट डालते थे तो वीडियो चलता था, ठीक है, मूवीज़ वगैरह, ठीक है। तो ये सब चलती थी। तो ऐसे ही बहुत सारे अभी तो जो सिनेमाज होते हैं वो रील्स पे नहीं चलते हैं। पहले के ज़माने में सिनेमाज जो तो रील्स पे चलते थे, ऐसे बड़े बड़े, मतलब आपने रील देखा है कभी? कैमरा का रील देखा है?
कैमरा का रील देखा है, आज की तारीख में तो सब भी नहीं है उपलब्ध, तो कैमरा का रील ऐसे चलता रहता है। देखो जैसे मतलब कैसा है समझो, अभी मेरा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, हाउ इज़ इट भाई, वहाँ पे कोई ना थोड़ी ना कोई इंसान बैठा हुआ है, आप मेरे को देख पा रहे हैं, आपकी आंखों से आप मेरे को देख पा रहे हैं, मूव कर रहा है, ये तो कैमरा है, इसका क्या है, ये थोड़ी ना कोई देख पा रहा है। आप सोचिए इस चीज़ को, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज इट दैट इट इज रिकॉर्डिंग अ वीडियो, कैसे? आप मेरे क्वेश्चन को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है वैसा मोबाइल उठाया वीडियो निकाला वीडियो रिकॉर्ड हो गया, कैसे? भाई आप एक ह्यूमन हैं, आप जो चीज़ को देख रहे हैं उसको माइंड में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, वो थोड़ी ना एक ह्यूमन है, वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं, स्टोरेज से नहीं। हाँ क्या बोलिए? लेंस नहीं नहीं, हाउ इज इट दैट इज, तुम समझ नहीं पा रहे मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ शायद, ठीक है, कि भाई आप मुझे देख रहे हैं, आपके माइंड में एक मेमोरी रह रही है, किसी को भी आप देखते हैं चलता फिरता इंसान, आपके माइंड में एक मेमोरी रह जाती है। ये मैं मेमोरी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है? एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, हर कैमरे का एक फ्रेम पर रेट होता है, FPS बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये FPS क्या करता है भाई साहब, आपका ये फ्रेम्स है, मतलब ये फोटोज़ निकाल रहा है, ये कंटिन्यूस फोटोज़ निकाल रहा है, समझ में आ रहा है? ये कंटिन्यूस स्नैप्स निकाल रहा है और वही वैसा वीडियो में चल रहा है, दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। मतलब मेरे स्टिल फोटोग्राफ से निकल रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है और ये साउंड रिकॉर्ड होता जा रहा है उसके साथ, और ये चल रहा है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो इसी तरह से पहले रील आया करता था, तो रील में कैसा होता था, आपके कंटिन्यूस फोटोज़ निकलते रहते थे। इसी रील को आप अगर किसी फ्लैश लाइट के सामने या प्रोजेक्टर के सामने चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि सिनेमा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे इस तरह से टू कैटेगराइज द इम्पोर्टेंट टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स एंड प्रिजर्व द हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कैसे फिल्म्स का डेवलपिंग हुआ, कैसे धीरे धीरे भाई साहब साइंटिफिक चीज़ें आई, साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। कुछ आपके ऐसे मूवीज़ हैं जो डबिंग में, किसी ने चार्ली चैपलिन देखा है? चार्ली चैपलिन, तो उसमें कोई डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ एक्शंस हैं और पीछे से म्यूज़िक है, ठीक है। तो इस तरीके के फिल्म्स टू कैटेगराइज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सोचो उस ज़माने में कितना डिफ़िकल्ट होता था रिकॉर्डिंग करना। चार्ली चैपलिन भाई साहब आज तक कभी सीधा चला ही नहीं, ऐसे ही चलता है वो, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस चलना, और वो जितने भी एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है वो एक्चुअली रियल एक्शंस हैं। आज की तारीख में तो भाई साहब सब मतलब सब फॉल्स एक्शंस हैं, सूडो एक्शंस हैं, वो पूरा आपका सही एक्शंस है। आप अगर देखोगे जैसे आपके डिज्नी में आपके जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स आप देख रहे हो वो सब एनिमेटेड है। पहले के ज़माने में कैसे होते थे? हाउ वाज इट प्रीवियसली? एनिमेशन तो था नहीं। हाँ उसका नहीं गेटअप मतलब कोई बन रहा है मिक्की माउस, ऐसा नहीं। हाँ ड्राइंग करके बनता है। तुमने वो देखा है क्या, ये ऐसा डायरी होता है, ऐसे करोगे मतलब उसमें आर्ट्स तुम्हारे बने होते हैं एक के बाद एक एक्शंस, वैसा है वो, ठीक है। तो आपने भाई साहब एक एक एक्शन को ना बनाया हुआ है और उसको रील्स पे चला रहे हो आप। समझिए एक 10 मिनट के शो के लिए कम से कम आपने 100 पोस्टर्स बनाए होंगे। एक 10 मिनट के शो के लिए 100 से 200 पोस्टर्स आपने बनाए होंगे। मिकी माउस का चल रहा है वो, हर एक जो चल रहा है, ठीक है। एनिमेटेड में आप देखोगे कभी कभी ना वो चल ही रहा है, डोनाल्ड डक ऐसे चल ही रहा है भाई साहब, इसका मतलब वो एक ही चीज़ है जो चला रहे हैं वो, ठीक है। उतना पेंटिंग्स नहीं बनाया उन्होंने। उसके बाद हुआ तो डिज्नी वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ था ये ऐसे क्रिएट हुआ था, उसके बाद एनिमेशन आया हुआ है। तो ये सब आपके रेयर फिल्म्स हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली रेयर फिल्म्स टू कैटेगराइज। और आप ना इस चीज़ को समझ सकते हो, जो पुराने आप डिज्नी वर्ल्ड में अगर जाकर देखोगे ना तो पुराने डिज्नी वर्ल्ड के जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत ऑथेंटिक भी लगते हैं आपको, और उनमें थोड़ा दिमाग भी लगा है। आज की तारीख में एनिमेशन में कोई दिमाग लगा ही नहीं है, कंप्यूटराइज्ड है तो इसलिए उसमें उतना दिमाग लगा ही नहीं है। To categorize the important aspect of films to create documentation and catalogs and carry out research in the field। तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ में रिसर्च कैरी आउट करने के लिए कब से हमने साउंड को डाला है, कैसे साउंड का मॉडिफिकेशन हुआ है, कैसे डबिंग हुई है। आज की तारीख में एक लैंग्वेज में मूवी निकलती है, उसके डबिंग में 5 रिलीजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टैब्लिश अ सेंटर फॉर डिसेमिनेशंस ऑफ फिल्म कल्चर। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं जो इसके लिए फिल्म आर्काइव्स बोलते हैं हम इसको मेंटेन किया जाता है। इंडियन म्यूजियम, दिस इज सिचुएटेड इन कोलकाता।
ठीक है। फाउंडेड बाय एशियाटिक सोसाइटी इन 1814 CE। एशियाटिक सोसाइटी जो है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में फाउंड हुई थी। यहाँ पे से कौन कोई वीटी में जाकर एशियाटिक सोसाइटी देखा है आपने कभी? अरे कभी तो निकलो कामोठे से, ठीक है। आप जाते हो इस साइड में ना, अलीबाग उलीबाग साइड में, क्यों वहाँ पे क्यों नहीं जाते कभी? मुंबई में जाइए, देखिए हेरिटेज भाई साहब। आप अगर साउथ मुंबई में जाएंगे यू विल गेट द फील हाउ एंड व्हाट इज मुंबई बेसिकली, ठीक है। सिर्फ मी मुंबई कर बोलने से नहीं होगा भाई साहब, मुंबई के कल्चर के बारे में कुछ जानना भी पड़ेगा। देयर इज सो मच टू नो अबाउट दिस कल्चर। आपके जो हेरिटेज, आप सोचिए यूनेस्को एक वर्ल्ड बॉडी है, उसने ये सारे जितने भी आपके बिल्डिंग्स हैं, एशियाटिक सोसाइटी हो गया, ठीक है, फिर आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया, और भी आजू बाजू के बिल्डिंग्स को उन्होंने हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, और उसके बाद उसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को जानते हुए उन्होंने हिस्टोरिकल साइट डिक्लेयर किया है। अगर आपको मुंबई में रहने के बाद ये नहीं मालूम है कि एशियाटिक सोसाइटी किधर है, तो आप तो उनसे भी गैर गुजरे हुए जो बाहर रहते हैं। जो बाहर रहते हैं उन्होंने देखा कि भाई साहब ये एशियाटिक सोसाइटी है, इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ हेरिटेज साइट, इट शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर हिस्ट्री, इट शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर आवर कल्चर। तो आप अगर नहीं रहते हैं, आप यहाँ पे रहने के बाद भी अगर वहाँ पे जाकर एक्सप्लोर नहीं किया है आपने, तो गलत हैं आप। गलत है मतलब प्लीज़ डू। समटाइम्स दीज हिस्टोरिकल थिंग्स आर थिंग्स विच विल कनेक्ट यू टू योर कल्चर, ठीक है। तो आपका ये फाउंडर एंड द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द मिशन नैथल वॉलिक, एशियाटिक सोसाइटी की एक बिल्डिंग मुंबई में भी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसके मतलब उसको देखने से ही मतलब ऐसा एक बड़ा सा बिल्डिंग है, और उसके स्टेप्स ऐसे हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एक्चुअली वो, ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। डिपार्टमेंट्स इसमें क्या क्या है? आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन मतलब जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको कंजर्व करके रखना। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन मतलब इनको पब्लिश करना, ठीक है, हिस्टोरिकल एक्ट्स को। फोटोग्राफी है भाई साहब, ठीक है, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर देयर। ओके, नेम द 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। What are the 3 main? क्या हो गया? नेम द 3 मेन डिपार्टमेंट्स। क्या क्या हो जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसा? 3 मेन डिपार्टमेंट्स, आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। गिव द फंक्शन ऑफ आर्काइव्स टू प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ओल्ड फिल्म्स, ठीक है। सो जितने भी तमाम पुरानी चीज़ें इनको प्रिजर्व करके रखना, कंजर्व करके रखना। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इट्स इन दिल्ली। ओके, चैप्टर एट अ ग्लांस, अप्लाइड हिस्ट्री विच इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री, ठीक है। मीनिंग क्या है भाई साहब? इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स। तो बेनिफिट है लोगों का इन कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स, अभी का और फ्यूचर टाइम्स के लिए। Usage of the methods of history. Methods of history help in conducting research in the fields of philosophy, science, technology, industry and commerce, management studies, arts and humanities. ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं। Affiliated professional fields, museums and archives, preservation and conservation of historical sites, tourism and hospitality, entertainment and mass media. ठीक है, ये आपके affiliated मतलब अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं और करियर बनाना चाहते हैं तो ये सब आपके भाई साहब फील्ड्स हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स का प्रिजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, जितने भी आपके हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना। बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं और हम ऐसे मूर्खों की तरह वहाँ पे जाते हैं और थूक ठाक के चले आते हैं, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, तो आपका टूरिज्म, क्योंकि दीज आर वेरी बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है, और टूरिज्म जहाँ पे होगी वहाँ पे गवर्नमेंट को इनकम होगा ही होगा, चाहे इंटरनल टूरिज्म हो चाहे एक्सटर्नल टूरिज्म हो। कोई भी हिस्टोरिकल साइट को अगर देखने लोग आ रहे हैं बाहर से, जैसे ताजमहल हो गया, इट इज़ अ बिग हिस्टोरिकल साइट, पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कम इन ह्यूज नंबर्स एंड विजिट दैट प्लेस, सो ऑब्वियसली इट्स अ इनकम दैट इज अर्न फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया में भी तो आप देखोगे ना, अगर तुमको इंडिया के बारे में जानना है तो जब से इंडिया में मूवीज़ प्रोड्यूस हुई हैं उन मूवीज़ को देखो, तुमको कल्चर का अंदाज़ा हो जाएगा।
ठीक है। हर एक टाइप में, जैसे समझ लो एक दौर था जब मतलब 1960s में, 1970s में, उस टाइम पे भाई साहब राज कपूर टाइप का सिनेमास होते थे, फिर भाई साहब अमिताभ बच्चन टाइप के सिनेमास, एंग्री यंग मैन टाइप का, फिर धीरे धीरे तो सिनेमास का जो आपका रेवोल्यूशन है उससे आपको सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है, यू नो अ लॉट, ठीक है। ओके, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द हेरिटेज फॉर फ्यूचर, फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको प्रिजर्व करके रखना एज वेल एज कंजर्व करके रखना। कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा, ये हो गया आपके टैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिनको आप छू सकते हैं, ठीक है, जिनको आप फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल, ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, कम्युनिटीज, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड स्किल्स, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज, ऐसा क्या हो जाएगा आपका फ्लोरा, फौना, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को अनाउंस्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो यूनेस्को ने इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप कोई भी रेनोवेशन वर्क नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको वैसा तोड़ नहीं सकते, इट विल बी परमानेंटली देयर, यू जस्ट हैव टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट, ठीक है। तो यूनेस्को अनाउंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशंस एट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल गवर्नमेंट लेवल मैनेज बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस चीज़ को मैनेज करता है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बाय साहब इंटैक्ट, ठीक है। ओ थैंक यू हो गया रे, अब क्या करें। ये 4 चैप्टर हुए हैं ना, 4 चैप्टर, मास मीडिया हिस्ट्री तक नहीं, अच्छा सॉरी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स यहाँ तक हुआ है ना, ओके। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है नहीं, हाँ हो गया, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा के हो गया। ओके पीपल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। और ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ठीक है। डेमोक्रेसी का बहुत अहम हिस्सा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल बोलना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना हर एक लेवल पे बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, अभी अगर बोल रहे हैं आप गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का भाई साहब ऑफ द पीपल मतलब लोगों का गवर्नमेंट, हायरार्कियल गवर्नमेंट नहीं है, लोगों का गवर्नमेंट है, लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए पहली बात तो जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और इसीलिए इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर हैज़ टू बी अ गवर्निंग बॉडी फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। पूरे देश में इतने सारे इलेक्शंस इतने लेवल्स पे होते हैं कि उनकी सिक्योरिटी, उनका व्यवस्था और उनको सही सही मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज आपने भाई साहब कुछ किया, झोल हो गया, कोई और इलेक्ट हो गया, अगर वो इलेक्ट हो गया तो पब्लिक के पैसे से वो खेलेगा फिर तांडव, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच विल हैपन। सो योर इलेक्टोरल प्रोसेस ऑलवेज हैज़ टू बी इन प्लेस। इलेक्टोरल प्रोसेस अगर इफ इट इज इन प्लेस देन थिंग्स विल बी फाइन, इफ इट गोज हे वायर देन एवरीथिंग विल गो हे वायर, ठीक है। सो इलेक्टोरल प्रोसेस का कैसे हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि दैट इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है।
So these are basically the things that we are going to study. Introduction. Elections have played a major role in the working of India's democracy. इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं है ना भाई, वो स्टार्टिंग पॉइंट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। इलेक्शन होगा तभी जाकर एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और वो गवर्नमेंट पब्लिक के मुताबिक काम करेगा। सो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन डेमोक्रेसी, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट होते हैं और रिप्रेजेंटेशन होता है। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल, ठीक है। फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि अच्छा आप कल वोट देने जाएंगे, 5,000 दे दो, भाई क्यों, मैं ही वोट दूं और मैं भी पैसा भी दूं, तो ये फ्री इलेक्शन नहीं हुआ ना भाई साहब। अच्छा वोट देना है तो 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करो, ऐसा अगर हम बोल देंगे तो दिस इज बैड, ठीक है। फ्री इलेक्शंस होने चाहिए आपके, मतलब एवरीबडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड और फाइनेंशियल पोजीशन शुड हैव द राइट टू वोट। रास्ते के भिखारी को भी भाई साहब वोट करने का अधिकार है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्शंस। फेयर इलेक्शंस मतलब व्हाट इज फेयर, मतलब गोरा इलेक्शन। फेयर मतलब गोरा ना, तो गोरा इलेक्शन मतलब काला इलेक्शन भी कुछ होता है, ओके। फेयर इलेक्शंस मींस व्हाट, दे शुड नॉट बी अनफेयर। कोई अनफेयर मींस अडॉप्ट नहीं होने चाहिए। मेरे को वोट दे दो, शाम तक 5,000 पहुंच जाएगा भाई साहब, ठीक है, 50,000 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फेयर इलेक्शंस मतलब आप भाई साहब, हो सकता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप कैनवसिंग कर रहे हैं, आप अपने पार्टी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, दूसरे पार्टी के बारे में गंदा बोल रहे हैं, ये सब होता ही है, ठीक है, लेकिन फेयर होना चाहिए, आप कोई और झोल झपाटा ना कर रहे हो, ठीक है। तो फेयर इलेक्शंस बोलते हैं हम इनको, ठीक है। दीज शुड बी फेयर। आप आज की तारीख में तो फेयर इलेक्शंस होते हैं, पहले के ज़माने में तो भाई साहब बंदूक लेके आते थे, बैलेट बॉक्सेस ऐसे भरते थे और फिर चले जाते थे, खैर। और रिलायबल, तो इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो रिलायबल होगा, ठीक है। जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होगा, हाँ ये परफेक्टली रिलायबल है, ठीक है। इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट बट इट इज रिलायबल। जो मैकेनिज्म होगा दैट शुड बी रिलायबल। इलेक्शन कमिश्नर और या कमीशन एडमिनिस्टर्स द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन होता है और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली कमीशन होना चाहिए ना, एक पूरी बॉडी होनी चाहिए और ये बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, ये बॉडी किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज बेसिकली अ कमीशन दैट हैज़ बीन सेट अप और इसका जॉब ही है पूरे राष्ट्र में इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर एंड रिलायबल तरीके से कंडक्ट करवाना, ठीक है, ओके। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जैसे समझ लो सबने मिलकर साहिल खाड़के को अपना लीडर चुना, तो ही इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दीज पीपल अराउंड हियर। सो ही हैज बीन इलेक्टेड, ही हैज वन द इलेक्शंस, इट मीन्स दैट पीपल हैव रेस्टोर्ड देयर कॉन्फिडेंस इन हिम, ठीक है, एज अ लीडर। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वन पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कम्युनिटी और सोसाइटी, सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Resulted in the starting of the practice of electing some people on behalf of entire population as representatives। तो पूरे पॉपुलेशन को तो भाई सिलेक्ट नहीं कर सकते हम, पूरे पॉपुलेशन में गिने चुने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, वो एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एंटायर कम्युनिटी और पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज डैश डेमोक्रेसी, आई एक्सटेंसिव, रिप्रेजेंटेटिव, जुडिशियल, यूनिवर्सल। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। Give the name of the commission responsible for administering the election process in India। अभी पढ़ा इलेक्शन कमीशन, अभी तो पढ़ा, ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन, नाउ व्हाट इज इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इलेक्शन कमीशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे संवैधानिक तौर तरीके से जितने भी ब्यूरोक्रेसी के पोजीशंस हैं उनको किया गया है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, ठीक है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस को अंजाम देने के लिए एक कमीशन की स्थापना की गई है एज पर आर्टिकल 324, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इसका भाई साहब फॉरवर्डिंग हुआ है। एस्टैब्लिश द इलेक्शन कमीशन एंड ऑटोनमस बॉडी। ऑटोनमस बॉडी मतलब फ्री बॉडी है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, फ्री बॉडी है ये, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। 3 लोगों की ये कमीशन है, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ी टीम है इनके अंदर, लेकिन 3 लोगों की कमीशन है। वन चीफ इलेक्शन कमीशन है एंड 2 अदर कमिश्नर्स। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। The president appoints the election commissioners. Chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reasons. इनको भाई साहब अगर रिमूव करना है तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको प्रूव करना है।
द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ, इनकी सेपरेट स्टाफ नहीं होती है। तो आप देखोगे जैसे समझ लो साहिल करके गवर्नमेंट जॉब कर रहा है किसी गवर्नमेंट स्कूल में, लेट्स से ही इज अ प्रोफेसर, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे इनकी ड्यूटी लग जाएगी, ही विल बी ऑन एन इलेक्शन ड्यूटी। आपको क्या लगता है, जब आप में से कोई भी गया है इलेक्शन के टाइम पे, सुषमा पाटिल में गए हो कभी? नहीं। तुम्हारे सुषमा पाटिल में होता है ना वैसे भी इलेक्शंस, कभी गए हो अंदर? नहीं, भगा दिए गए वहाँ से, 18 के नहीं हुए। ओके, आप देखोगे उस रूम में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, ये जो रूम में लोग बैठे रहते हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। मतलब ये इलेक्शन कमीशन, ये सारे जो ऑफिसर होते हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। उस दिन मतलब सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बंद रहते हैं तो इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगती है, इलेक्शन ड्यूटी लगती है, ठीक है। टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो इनका एक हेल्पिंग मोड है। 3 मेंबर की कमेटी है कमीशन में, ठीक है। बाकी सब लोग जो हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे टीचर्स हो, ये सब हेल्प करने आते हैं उस प्रोसेस में। दे आर बेसिकली वॉलंटियर्स, ठीक है। तो इनकी ड्यूटी लगती है, इलेक्शन ड्यूटी लगती है। आप देखोगे कभी कभी गाड़ी के सामने लिखा रहेगा इलेक्शन ड्यूटी पे, ठीक है। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। सो जो भी लोग अंदर बैठे रहते हैं वो ज़्यादा करके टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, या तो कोई डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। आज उनको छुट्टी देकर यहाँ पे काम पे बिठाया गया है, ठीक है। ओके, फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कितने लोगों से बनी हुई है? 3। एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं, यही उनका पूरा स्टाफ है। और कोई सेपरेट बॉडी नहीं है इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। और इनके अंडर में जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एक्सेट्रा ये हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स एज वेल। तो प्रिपेयरिंग ऑफ द वोटर्स लिस्ट, इट प्रिपेयर्स द लिस्ट of eligible voters, updates the existing voters lists and includes name of new voters। तो आपके न्यू वोटर्स कैसे हो जाएंगे? जो नए पैदा हुए हैं या जो नए 18 साल को क्रॉस कर रहे हैं। कितने के हो गए हो? 16। और 2 साल बाद भाई साहब तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। सो दिस एंटायर क्राउड आउट हियर आफ्टर 2 to 3 years यू विल ऑल सी योर इलेक्शन कार्ड्स एंड ऑल, ठीक है। आपका न्यू वोटर, तो आप हो जाएंगे क्या? न्यू वोटर्स, ठीक है। वोटर्स लिस्ट, तो ये वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना, न्यू वोटर्स लिस्ट निकालना, ये सब इनका काम है, ठीक है। दे हैव अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू वोटर्स। तो आपके जो वोटर ID कार्ड्स होते हैं, दैट इज 1, ठीक है। ओके, डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। इट डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू इलेक्शंस इन एवरी स्टेट, ठीक है। कब इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं और कितने स्टेजेस में इलेक्शंस को करवाने हैं, ठीक है। सो दैट इज डिसाइडेड। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर इलेक्शन होने वाले हैं और सामने बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं तो बहुत अफला तफली हो जाएगी, तो वैसे नहीं कर सकते हम। तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़ टू सी ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं कि भाई साहब कल ही इलेक्शन होगा, नहीं। वी हैव टू गिव टाइम टू पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल देयर नॉमिनेशंस। ये सारा टाइम टेबल उनको सेटअप करना पड़ता है। इतने दिनों बाद भाई साहब इलेक्शन होगा, इस लेवल पे इलेक्शन होगा, यहाँ इलेक्शन होगा, ठीक है। दीज विल बी द सेंटर, ये सारा डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो इट डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड द इलेक्शंस इन एवरी स्टेट। स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। इलेक्शन कमीशन scrutinizes all the applications of candidates and allows the eligible candidates to contest the elections। तो ये भाई साहब एलिजिबल कैंडिडेट्स को इलेक्शंस कंडक्ट करने देगा। एलिजिबल मतलब देखो, हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड करेगी, है ना। हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को फाइल करेगी। तो हमारे भाई साहब ये पार्टी के हमारे ये उम्मीदवार हैं, इनको इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर चाहिए, लेकिन हो सकता है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है उनके ऊपर पुलिस केसेस हो। तो ये सारा स्क्रूटिनी होता है, ठीक है। कितने पुलिस केसेस पेंडिंग हैं, अगर कोई फ्रॉड केस है तो, ठीक है, कितना लेजिटिमेट है वो केस, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस ऑल दी एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। कोई बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगा है क्या, ठीक है। एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, ठीक है। गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्निशन मिलता है। कल को भाई साहब श्री राम उठ के बोलेगा हाँ चलो मैं एक पार्टी बनाता हूँ, ठीक है, बना सकता है, कोई भी पार्टी बना सकता है, लेकिन उसका एजेंडा क्या है, कितने लोग हैं उसके पार्टी में, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज इट दैट दे आर ट्राइंग टू अचीव। देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज इट दैट दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एबल टू अचीव एंड हिज पार्टी विल अचीव। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स उसको रखने पड़ेंगे ना। सो इट रिकग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू देम। तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन होता है, उल्ट सुल्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता। देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इट। और जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो जैसे हर चीज़ का एक लोगो होता है,
सिंबल होता है, वैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का भी एक लोगो होता है, ठीक है। वो लोगो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इलेक्शन सिंबल, क्योंकि इसी सिंबल पे वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका सिंबल होगा उसी पे वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शंस, तो बहुत बार ऐसा होता है कि समझ लो जयंत और साहिल जो है तो एक ही जगह से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो समझ लो जयंत जीत गया, तो साहिल बोल रहा है इसने झोल किया है, ठीक है। तो अभी झोल किया है बोलने से नहीं होगा, उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे प्रूफ्स लेकर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर इस इलेक्शन कमीशन क्या करेगा भाई साहब, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, देखेगा कि सच्ची में इसमें कुछ पॉइंट है या नहीं, ठीक है, रिगार्डिंग द इलेक्शंस। Accordingly declares any candidate as disqualified or conduct re-election in a particular constituency। अगर झोल हुआ रहेगा, ये प्रूव हो जाता है, तो फिर से उस जगह पे री इलेक्शन होगा, और उस कैंडिडेट को जिसने झोल किया है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। he will not be able to he will not be able to contest elections again। फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, अरे श्री राम आ गया सॉरी, श्याम चरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, ठीक है, पहली बार इन्होंने वोटिंग की थी। ही एक्सरसाइज इज राइट टू वोट ऑन 25 अक्टूबर इन 1951। अगर आप देखोगे 1950 में हमारा रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ था, और 1951 में इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में अपना वोट डाला, ठीक है, ओके। In 1921, Dash was selected for Indian Civil Services under the British rule। सुभाष चंद्र बोस was the only person to be selected under ICS का एग्जामिनेशन, मतलब इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन अभी भी होता है, IAS जो बोलते हो ना वो ICS का एग्जामिनेशन ही होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में ही वॉज सिलेक्टेड सुभाष चंद्र बोस। सुकुमार सेन कैसे हो गया बस, Sukumar Sen was the first chief of election commission, okay। Article dash of the Indian Constitution established the election commission, which is an autonomous body। 324, okay। Who appoints the election commissioner? The President of India, ठीक है, President of India। Name the first voter of independent India? Shyam Charan Negi, okay। Election commission recognizes the political party and allots symbols to them, ठीक है, symbols to them, election symbols, okay। बोर्ड क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियसली 8 बोर्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शंस वुड बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा ये, तो कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन। नन ऑफ द गवर्नमेंट हैज एनी रोल टू प्ले इन डिसाइडिंग और एग्जीक्यूटिंग इलेक्शंस, इट्स ओनली द इलेक्शन कमीशन, कुछ बोलना है। So election commission is central to the process of elections, it is under the direction and control of election commission, right। short notes on election commission, key points भाई साहब, आपको देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, आपके आंसर्स में, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप कीवर्ड्स का चुनाव करते हैं। ये आपको क्या लगता है कि जो एग्जामिनर होगा जिसको 100 पेपर चेक करने पड़ते हैं डेली के, वो आपका आंसर पढ़ते बैठेगा नहीं भाई साहब, वो देखेगा कीवर्ड्स है कि नहीं, ठीक है। तो सेंट्रल, तो व्हाट इज इलेक्शन कमीशन, इट इज अ सेंट्रल बॉडी ऑफ द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। व्हाट इज इट्स जॉब, इट इंश्योर्स दैट फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस हैपन, फ्री फेयर एंड रिलायबल, ये आपके हो गया भाई साहब कीवर्ड्स, ठीक है। सेंट्रल बॉडी हो गया ये फॉर इलेक्शन, ये हो गया भाई साहब आपका कीवर्ड। इस्टेब्लिश एज एन ऑटोनोमस बॉडी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये भी आपका कीवर्ड हो गया। ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमस मतलब जो किसी मतलब इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले, इट इज़ कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आके, दबाव में आके डिसीजन ना ले, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स डिसीजन। फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये हो जाएंगे भाई साहब, ओके। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, नाउ वी विल कंसिडर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो ये आपके क्या है भाई साहब, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो पहले तो भाई साहब आप बोलते हैं ना इस वार्ड से ये इलेक्शन है, वो आपने कभी सुना है वार्ड, मतलब एक ही जो एरिया है वो वार्ड में बढ़ जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस लड़े जाते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे अगर मैं बोलूँ मोदी कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे इस बार, वाराणसी से, ठीक है। सो लेट्स से राहुल गांधी कहाँ से लड़ रहे थे भाई साहब, वायनाड से एंड
अमेठी से, ये सारी चीज़ें हैं। दीज आर बेसिकली प्लेसेस, दे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भाई साहब वोटर्स का लिस्ट फाइनलाइज होता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स, तो नॉमिनेशन होता है भाई साहब एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। इलेक्शन कैंपेन, देन एक्चुअल वोटिंग हैपेंस। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन? हमें वोट दो, हमें वोट दो। ठीक है, ये जो कन्विंस करना लोगों को क्यों हम आपको वोट दें, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद आवर वोट्स। ठीक है, सो ये होता है आपका इलेक्शन कैंपेन। सो एवरी पार्टी इज बेसिकली अलाउड टू डू देयर ओन इलेक्शन कैंपेन्स एंड दे आर सपोजिटली नॉट टू क्रॉस द लाइन्स। ठीक है, लाइन्स क्रॉस नहीं करना है, मारा मारी नहीं करना है, दंगा फसाद नहीं कर रहा है, और ना ही भाई साहब आप कोई झोल झपाटा करना है। ठीक है, एक्चुअल वोटिंग होती है। फिर क्या होगा भाई साहब? काउंटिंग ऑफ वोट्स, देयर विल बी काउंटिंग ऑफ वोट्स, देयर विल बी रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन एंड रेजोल्यूशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। अगर वोटिंग होने के बाद कोई आपका डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, देयर इज अ प्रोसेस टू सॉल्व इट। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, ये कितने आपके 543 हैं। ठीक है, आपके लोकसभा में, पार्लियामेंट में जो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे कितने हैं? 543 हैं। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, ये लोकसभा, दैट इज बेसिकली आउट ऑफ दिस 5, तो 543 लोग सिलेक्ट होकर आएंगे, इलेक्ट होकर आएंगे रादर। ठीक है, ओके। Creating constituencies is the responsibility of delimitation commission of the election commission. तो election commission basically constituencies को create करता है। ठीक है, it basically creates. Okay, what is code of conduct? Code of conduct, आप स्कूल जाते हैं, अच्छा, तो आपके स्कूल में डायरी मिलता है, उस डायरी में देखो आपका कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, रूल्स। ठीक है, इट इज़ बेसिकली रूल्स। ठीक है, चप्पल पहन के चले गए, ब्रश करते करते स्कूल चले गए, बस अब ऐसा नहीं होता। यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम। ठीक है, तो आपके कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को अगर आप वायलेट करेंगे तो आपके डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो दीज आर बेसिकली द कोड्स ऑफ कंडक्ट। सो लेट्स लुक एट इट। एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो जो भी आपके रूल्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, ठीक है, बिफोर द इलेक्शंस और वोटर्स को भी, सबको। देखिए पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में कौन कौन जुड़ा हुआ है? गवर्नमेंट जुड़ा हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके उम्मीदवार, और वोटर्स, ये तीनों लोग हैं। तो तीनों लोगों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, देयर विल बी अ कोड ऑफ कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी गवर्नमेंट पे तो कोड ऑफ कंडक्ट रहता ही है। गवर्नमेंट को भाई साहब पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट इज़ लायबल फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आप हंगामा ना करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें, आपके कैंडिडेट में और आपके पॉलिटिकल पार्टी में दम है तो लोग आपको वोट करेंगे, दे विल रैशनलाइज इट। और क्या है भाई साहब? वोटर्स, वोटर्स का कैसा है, कैसे ऐसे समझो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। समझ लो मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ या मेरा कोई बिजनेस है और मेरे अंडर कोई काम कर रहा है। ठीक है, समझ लो अभी चलो साहिल खड़गे का भाई साहब बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। आज इलेक्शन है, सर छुट्टी दे दो, भाग, छुट्टी नहीं मिलेगी, उसने मेरे को छुट्टी नहीं दी, आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, केस बन जाएगा उसके अगेंस्ट में। उसने मेरे को छुट्टी नहीं दी वोटिंग करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे को उसने 4-5 घंटे की भी छुट्टी दी होती तो भी चलता था। आइडियली पूरे दिन की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो 4-5 घंटे की भी छुट्टी नहीं दे रहा है मुझे, तो आई कैन एक्चुअली फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, बिकॉज दैट कम्स अंडर कोड ऑफ कंडक्ट। यू विल हैव टू गिव योर एम्प्लॉयज़ अ लीव ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस, अदरवाइज यू आर वायलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट। आप उनके फंडामेंटल राइट से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स। तो ये आपके वोटर्स का है, मैं आपके वोटर्स के कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, आप भाई साहब वोट देने जा रहे हैं, हाँ हेलो, हाँ अरे कौन सा है रे, ये ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब आप। यू कैन नॉट यूज योर मोबाइल फोन एंड ऑल। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू, दैट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू हैव टू फॉलो एज अ वोटर। ठीक है, बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आपने भाई साहब वो वोट दिया और आपके ऊपर एक मार्क लग गया, फिर से आ गया, मेरे को फिर से वोट देना है भाई यहाँ से। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। मिस यूज़ ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस, हाँ तगड़ा पैसा होता है भाई साहब। ठीक है,
पैसा जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके पास पैसा तो होता ही है, ठीक है, प्लस जो लोग मोटा पैसा रखते हैं जनरली उन लोग ही इलेक्शन फाइट करते हैं। तो भाई ऐसा है, वोट हो जाना चाहिए, 5,000 पहुँच जाएगा, ऐसा डील अगर हो गया भाई साहब, ठीक है, तो हो सकता है। मिस यूज़ ऑफ मनी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वोट देना मरना बता रहा हूँ, किडनैप कर लूँगा, ठीक है, वोट नहीं दिया ना कल किडनैप हो जाओगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, ओके। वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इलेक्शंस के टाइम पे तनावपूर्ण रहता है, स्थिति तनावपूर्ण रहती है भाई साहब, ठीक है, मतलब थोड़ा भी वायलेंस हो गया, जो पार्टी लगी रहा है कि हार रहे हैं तो भाई साहब तोड़ मोड़ करके फिर हम तोड़ फोड़ करके हार जाते चले, ठीक है, तो ये आपका वायलेंस है, तो दिस कैन हैपन। फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में फैमिली मोनोपोली होती है, डायनेस्टियल पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, एक फैमिली के लोग ही उस इलेक्शन में उतर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ठीक है, जो इंडियन इलेक्शंस में रेगुलरली उतरते आए हैं। ऑल्दो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, ऑल्दो दे हैव कंटेस्टेड इलेक्शंस, ऑल्दो पीपल हैव वोटेड फॉर देम, बट ये फैमिली मोनोपोली चली आ रही है, ठीक है, तो फैमिली के लोगों को, उस फैमिली को मतलब ऐसे ही देखा जा रहा है कि इट इज़ अ पॉलिटिकल फैमिली, सो दे विल गिव द राइट डायरेक्शन टू द एंटायर नेशन। तो ऐसा फैमिली मोनोपोली होता है वैसा पॉलिटिक्स में, ठीक है, होना नहीं चाहिए। चैलेंज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शंस, तो जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ टू यूज स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग फॉर इलिटरेट पीपल, अभी भाई साहब जो अनपढ़ गवार हैं उनको कैसे हम समझाएं कि वोटिंग कैसे होती है, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसे बैलेट बॉक्सेस में ये सब सिंबल्स मिलेंगे, ये सिंबल्स इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पार्टी को भी आपको वोट देना है तो आपको ऐसे देना है। तो दिस इज कॉल्ड टू यूज स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग फॉर इलिटरेट पीपल। 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर मेड एंड इलेक्शन सिंबल्स वेर स्टक ऑन देम। जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, ठीक है, स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे 20 lakhs एंड इलेक्शन सिंबल्स वेर स्टक ऑन देम, ठीक है। वोटर्स वे गिवन द ब्लैंक बैलेट पेपर्स विच दे वर सपोज टू ड्रॉप इन द बॉक्स। उनको ब्लैंक बैलेट पेपर दिया गया था और उनको ड्रॉप बॉक्स में डालने को बोला गया, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, 50% कैंडिडेचर शुड बी गिवन टू वुमेन कैंडिडेट्स। तो आपके जितने भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जो अपने कैंडिडेट्स को रखते हैं उनमें 50% वुमेन होने चाहिए, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली रिफॉर्म हुआ ये। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो भी इलेक्शन के टाइम पे एक्सपेंसेस हो रहा है गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। इलेक्शन एक्सपेंसेस मतलब तो गवर्नमेंट जितने भी पार्टीज़ हैं सबके एक्सपेंसेस बेयर करेगा। तुम लाउड स्पीकर बजाओ पैसा हम देंगे नहीं, हाँ नहीं, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट कौन सा इलेक्शन एक्सपेंसेस कवर कर रहा है? पुलिस, फिर आपके भाई साहब गाड़ियाँ जो आती हैं, गाड़ियों में लोगों को ले जाना आना, उनकी सैलरी देना। तो इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथली कराने के लिए जो पैसा लगता है दैट इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट पार्टीज़ को पैसा देगी, हाँ चलिए आप अपना कैंपेन कीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो इलेक्शन प्रोसेस है उतने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी सैलरीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारा जो बंदोबस्त है, पुलिस बंदोबस्त है, ये सारे का पैसा, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जो लीगल इलीगल केसेस में भाई साहब फंसे हुए हैं, चोरी फ्रॉड, ठीक है, कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसे हुए, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 शुड बी अमेंडेड वेन एवर द नीड अराइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब अमेंडमेंट हो सकता है इस एक्ट में अगर भाई साहब चुनौती आती है तो। यहाँ पे हमने इस एक्ट में इलेक्टोरल प्रोसेस को स्पेसिफाई किया है। तो देखिए ज़माना इन एक्सपेंसेस है, इनको टेक केयर करना चाहिए। अच्छा, जैसे यहाँ पे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, आप समझो इस चीज़ को कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे अथर्व लोग होंगे, बुढ़े हो गए होंगे, दे कैन नॉट वॉक। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू लीव देयर होम्स एंड गेट इन टू इलेक्शन प्लेस वेयर इलेक्शन इज हैपनिंग एंड कास्ट देयर वोट? वो उतनी दूर आ ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? हाँ, इलेक्शन कमीशन है, उनको खुद आना पड़ेगा। ये आपका अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, कि भाई साहब इलेक्शन कमीशन बैलेट बॉक्स लेकर बाकायदा उनके रेजिडेंस में आएंगे इन ऑर्डर टू गेट देयर वोट्स, बिकॉज दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। या तो ऐसी हो या तो एम्बुलेंस से इनको लेकर आया जाए,
ठीक है। अब उनके होम में प्रॉपर 4-5 जन जाए, उनको उठाकर आराम से लेकर आए, ऐसे मारते हुए लेकर नहीं चलाए वैसे, चलिए उनको लेकर जाएंगे विथ रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट उनको लेकर आए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट होती रहती हैं, पहले नहीं था ये सब, अभी धीरे धीरे हो रहा है, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बी गिवन द राइट टू वोट। सो आपके जो इलेक्टोरल प्रोसेस में कंटिन्यूस रिफॉर्म्स हुए हैं, देयर हैव बीन कंटिन्यूस रिफॉर्म्स, ठीक है, ओके। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन्स, आज की तारीख में भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो गए हैं। पहले कैसा होता था कि ऐसा देखो, आपके पास एक डायरी रहता था इधर, और वो सारे पार्टी के सिंबल्स हैं, आप भाई साहब उसमें से एक उठाएंगे, एक फाड़ेंगे, उसको करेंगे और उसको डाल देंगे। अभी क्या होगा, ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो सेंट्रल जगह पे जाएंगे, उनको खोला जाएगा, उनकी काउंटिंग होगी, 1 2 3, अच्छा कांग्रेस को 1 आया, बीजेपी को 2 आया, ऐसा ऐसा जितने भी पार्टीज़ को ऐसे ऐसे, तो ऐसे बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग होती है। अभी भाई साहब ईवीएम मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन हो गई है, ठीक है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंस वॉज हेल्ड बिटवीन 1951 एंड 50। देखो ऐसे पेपर्स होते थे भाई साहब, ठीक है, ये आपके ऐसे पेपर्स होते थे, बड़े बड़े पेपर्स होते थे, उन पेपर को फाड़ कर हम फेंकते थे, ठीक है। अभी भाई साहब बैलेट बॉक्सेस हो गए। यूज ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डेकेड ऑफ 1990s, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम क्या है भाई साहब, एडवांटेज, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन है, आपको सेपरेटली काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे एक एक वोट आ रहा है वो काउंटिंग होता जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे पेपर्स यूज नहीं कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू आर नॉट यूजिंग पेपर्स, हेंस इट गिव्स यू अ प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, व्हाई, बिकॉज यू डू नॉट नीड अ सेपरेट फोर्स ऑफ पीपल टू काउंट दोज, वो जो पेपर्स है उनको काउंट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप अपडेट हो रहा है भाई साहब, जैसे जैसे एक एक बटन दबता जा रहा है वैसे वैसे अपने आप अपडेट हो रहा है। तो आपका इलेक्शन रिजल्ट्स भाई साहब अर्ली डिक्लेयर हो जाएगा, पहले जितना टाइम लगता था इलेक्शन रिजल्ट्स के डिक्लेयर होने में, उतना टाइम अभी नहीं लगेगा, ठीक है। वोटिंग बिकेम इजी फॉर डिजेबल्ड पीपल, डिजेबल्ड पीपल के लिए भाई साहब वोटिंग बिकेम इजी, ठीक है। सो आपका वोटिंग फॉर डिजेबल्ड पीपल बिकेम इजी बिकॉज ऑफ ईवीएम। अगर किसी के पास हाथ ही नहीं है तो वो फाड़ेगा कैसे और फिर कैसे बैलेट बॉक्स में डालेगा, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, ओके। ऑप्शन ऑफ नोटा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ऑफ नोटा मतलब नन ऑफ द अबव भाई साहब यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो इनमें से कुछ भी अगर नहीं लेना है तब VVPAT, the decision to add the facility of voter verified paper audit trial in EVM was taken by an expert committee on 8th of October। देखो कैसा था, जैसे EVM आया तो EVM का प्रोसेस क्या था, तुम वोट देने जा रहे हो भाई साहब, वोट दिया चले गए, तुमने बटन दबाया चले गए, लेकिन अभी क्या है, तुम्हारा पेपर भी वेरीफाई होगा। सो स्मिथ मात्रा हैज बेसिकली कम फॉर अ वोटिंग प्रोसेस, हिज आधार कार्ड and ID card will be verified, his election card will be verified and his वो जो पेपर आता है ना भाई साहब एक इलेक्शन का, वो भी वेरीफाई होगा, वहाँ पे भी उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो द डिसीजन टू ऐड द फैसिलिटी ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट, मतलब ऐसे झोल में किसी ने वोट नहीं किया है, वो वाकई में स्मिथ मात्र था, उसने भाई साहब अपने ID के ऊपर साइन किया है, ठीक है, या अंगूठा लगाया या जो भी किया है, ठीक है, दैट इज बेसिकली वेरीफाइड। सो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल in EVM was taken by an expert committee on 2010. It enables voter to easily verify whether the vote casted by them is registered properly or not। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपने जो वोट दिया है वो प्रॉपरली कास्ट हुआ है या नहीं। इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस भाई साहब, लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। लोकसभा मतलब जो मेन आपके इंडिया के लेवल पे जो इलेक्शंस होता है वो हर 5 साल में कंडक्ट होता है, ठीक है। मिड टर्म इलेक्शंस, द इलेक्शंस दैट आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिसमें मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, अदरवाइज एक बार एक गवर्नमेंट अपॉइंट होती है देश को चलाने के लिए, वो 5 साल तक लागू रहती है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड फॉर 5 years, but there are certain cases in which there can be mid term elections that could be conducted। अभी ये मिड टर्म इलेक्शंस के कंडीशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन है, इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट। अभी लूजिंग इट्स मेजॉरिटी मतलब क्या हो जाएगा, चले गए अगर, ठीक है। तो येस दैट इज़ वन थिंग, समझ लो भाई साहब, जैसे अभी हुआ हाल ही में, ठीक है, शिवसेना का गवर्नमेंट था और उसमें से एक मतलब 30-32 MLA जो थे चले गए, ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो आपका गवर्नमेंट सरकार गिर गई, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हो सकता है एक ही पार्टी के सारे लोग थे लेकिन उसमें से एक ग्रुप निकल गया,
तो भाई साहब सरकार गिर जाएगी, ठीक है, ये एक हो सकता है। दूसरा क्या होगा भाई साहब, मिली जुली सरकार या कोalition गवर्नमेंट है। भाई साहब इन दोनों की सरकार है, इन दोनों में भाई साहब अभी पहले जब सरकार बनना था तब तो हाँ हाँ हेलो हाय हेलो, ठीक है, सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट बन गई, सरकार चल रही है, अभी दोनों में भाई साहब चालू हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये बोलेगी कि भाई नहीं, मैं अपने जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं मैं अलग हो जा रही हूँ, तो इस सरकार गिर जाएगी, ठीक है, द सरकार विल फॉल। सो देन अगेन द इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड, ठीक है। सो इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे वो एक सॉलिटरी पार्टी का गवर्नमेंट हो या कोalition गवर्नमेंट हो, अगर उसकी मेजॉरिटी लूज होती है देन इट इज़ बेसिकली बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट। इफ द पार्टीज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट विड्रॉ देयर सपोर्ट, मिली जुली सरकार, कोalition गवर्नमेंट, अगर किसी गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है इलेक्शंस के दौरान, जितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए उतने सीट्स नहीं मिले हैं, तो कोalition गवर्नमेंट बनती है। आपस में भाई साहब दोनों मिल गए, गवर्नमेंट बन गई। इफ द पार्टीज ऑफ द कोalition गवर्नमेंट विड्रॉ देयर सपोर्ट, ठीक है, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड इफ नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल, उसके बाद का जो पार्टी है वो देखेंगे हम, ठीक है। अगर उसका भी कोई भाई साहब नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, सरकार गिर जाएगी और फिर से री इलेक्शंस करेंगे। सो दीज आर नोन एज मिड टर्म इलेक्शंस, दीज हैपन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं भाई साहब, द इलेक्शंस दैट आर हेल्ड फॉर वेकेंट सीट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो बाई इलेक्शंस मतलब कोई वेकेंट सीट है, कोई उम्मीदवार रहे होंगे और उनकी डेथ हो गई, ठीक है, वेकेंट सीट हो गया। If an elected representative in लोक सभा, विधान सभा और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजाइंस, या डेथ हो गई, ठीक है, इफ ही रिजाइंस और मे बी डेथ, तो यहाँ पे बाई इलेक्शंस होते हैं। दीज आर बेसिकली बाई इलेक्शंस। ड्यू टू हिज हर डेथ हिज सीट बिकम्स वेकेंट, द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दैट वेकेंट सीट। तो वेकेंट सीट के लिए मतलब यहाँ पे कोई हारा नहीं है, मेजॉरिटी लूज नहीं हुई है, लेकिन उस जो वहाँ पे नेता थे उनकी या तो डेथ हो गई है या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उसके जगह पे एक बाई इलेक्शंस होगा, ठीक है, फॉर दैट वेकेंट सीट, ठीक है। ओके, देयर आर डैश कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लोकसभा 543, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसीज आर क्रिएटेड बाय द डैश कमीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, बाय द डिलिमिनेशन कमीशन, ठीक है। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन, क्या क्या था भाई साहब आपका, मिस यूज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस में भाई साहब तगड़ा पैसा जनरेट होता है और इसका मिस यूज हो सकता है, लोगों के घरों तक पैसा पहुंच रहा है, वोट पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिकल पार्टीज आर बेसिकली कंटेस्टिंग लीडर्स और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द लीडर्स हु हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है। वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, मारामारी तोड़फोड़, ठीक है। फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, ये आपके चार ऐसे चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं। फैमिली मोनोपोली से डील हम नहीं कर पाते क्योंकि देखो प्रोसेस हमारा डेमोक्रेसी का है, हम ये नहीं बोल सकते कि किसी फैमिली का उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर फैमिली मोनोपोली बहुत ज़्यादा रहेगी तो वो एक तरीके की मोनार्कियल हायरार्की हो गई, इट विल नॉट बी प्योर डेमोक्रेसी एज वेल, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को डिस्करेज करना है। कंप्लीट द टाइम लाइन, 1950 इलेक्शन कमीशन वॉज स्टैब्लिश, तो 1950 में पहली बार इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ। इसका फंक्शन क्या था, व्हाट वाज द फंक्शन, टू कंडक्ट फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस, ये याद रखिएगा, फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस। 1951 to 52 फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड, ठीक है, पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्शंस हेल्ड हुआ। डेकेड ऑफ 1990s जब ईवीएम मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स आए, ठीक है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स एक्चुअली स्टार्टेड। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपीएटी, ठीक है, वीवीपीएटी इज व्हाट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल टू डिसाइड एड न्यू फैसिलिटी, 2010 में आया ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल टू डिसाइड द एड न्यू फैसिलिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप तुरंत आपका वोट कास्ट हुआ है कि नहीं ये जान सकते हैं, ठीक है, वेदर योर वोट हैज़ बीन कास्टेड और नॉट, ठीक है। प्रीवियसली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चंस, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, फाइनलाइजिंग। तो पहले तो भाई साहब क्या होता है, पहला आपका क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस में आप कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उनको आइडेंटिफाई करते हैं। वार्ड बोलते हैं ना, ये वार्ड वो वार्ड, सेक्टर नहीं, सेक्टर आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, वार्ड मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप देखोगे इलेक्शंस में आप किसी सेक्टर में रह रहोगे, उसका एक वार्ड होगा, वार्ड, ठीक है, दीज आर नोन एज वार्ड्स। तो दीज आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो
लोकसभा के लेवल पे कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? 543, ठीक है, ओके। फिर आपका क्या आएगा भाई साहब? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। नॉमिनेशन मतलब क्या करता है? पार्टी डिसाइड करता है कि इस कैंडिडेट को हम इस जगह से उम्मीदवार देंगे, ठीक है। दिस कैंडिडेट विल बी फाइटिंग फॉर इलेक्शंस फ्रॉम दिस प्लेस। इसको बोलते हैं नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनेशन पेपर्स भरने पड़ते हैं दिस कैंडिडेट। और जैसे ही नॉमिनेशन पेपर भरे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और भी करनी पड़ती हैं। आपके अगेंस्ट में कोई पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं, उसका भाई साहब एक फाइल, आपको पेपर फाइल करना पड़ता है। आपको पुलिस स्टेशन में जाकर एक फॉर्म लिखवाना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट में कोई पुलिस केस नहीं है। प्लस आपके जितने भी एसेट्स हैं उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एसेट्स मतलब क्या पैसा है आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका म्यूचुअल फंड्स कितना है, आपका शेयर्स कितना है, ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो झोल कंसिडर किया जाएगा उसको। यू हैव टू डिक्लेयर योर एसेट्स एंड योर प्रॉपर्टी इफ़ यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। पूरे पार्टी के लोगों का नहीं, लेकिन पार्टी में जिस उम्मीदवार को फाइल किया है, जो उम्मीदवार है जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसको अपना पूरा फाइनेंशियल ब्यौरा प्रस्तुत करना पड़ेगा। व्हाट इज़ ही अर्निंग, वेयर इज़ ही अर्निंग फ्रॉम, हाउ मच इज़ ही अर्निंग फ्रॉम, व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, ये सारा, ठीक है, ओके। इसके बाद भाई साहब होगा थर्ड वाले में, तो जितने भी इलेक्शन मतलब चुने गए उनको भाई साहब क्या किया जाएगा? दे विल बी इलेक्शन कैंपेन चालू होगी। कैंपेनिंग मतलब क्या होगा? व्हाट इज कैंपेनिंग? हाँ, मतलब प्रचार करना। कैंपेनिंग मतलब प्रचार करना, ठीक है। अपने पॉलिटिकल पार्टी का या अपने उम्मीदवार का प्रचार करना। हम क्या क्या करेंगे भाई, लोगों को कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही आपकी शक्ल देख के तो वोट दे देंगे नहीं, तो आप क्या काम करने वाले? मेरा वोट कीमती है, ठीक है। आप मेरे रीजन के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं, कुछ एश्योरेंस तो दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्शन कैंपेन। और फिर आपका आता है एक्चुअल वोटिंग। तो ये पहले 4 स्टेप्स हो गए आपका। पहले कॉन्स्टिट्यूंसी स्टैब्लिश होती है, फिर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स के बाद उनकी स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटिनी मतलब एग्जामिनेशन होता है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद भाई साहब आपका इलेक्शन कैंपेन होता है। एक बार नॉमिनेशन चुन लिया गया, उसके बाद आपके क्या होंगे? इलेक्शन कैंपेन्स होंगे और फिर एक्चुअल वोटिंग स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा भाई साहब? काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स तो आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। जैसे जैसे आप वोट देते जाएंगे वहाँ पे अपडेट होता जाएगा। सो दैट इज काउंटिंग ऑफ वोट्स। रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस विल बी डिक्लेयर्ड। एक बार रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने के बाद अगर किसी पार्टी को समस्या है, नहीं ये झोल हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। सो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। तो रिगार्डिंग इलेक्शंस, इफ देयर आर एनी डिस्प्यूट्स और इफ देयर आर एनी कंसर्न्स, दे विल बी रिजॉल्व्ड एज वेल, ठीक है, क्लियर है, ओके। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? कोनो क्वेश्चन नहीं? कोनो क्वेश्चन नहीं? अच्छा जी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्वियसली क्या होता है आपका? रूल्स एंड रेगुलेशन। और किन लोगों के लिए होता है? वोटर्स, पार्टीज, ओके, एंड गवर्नमेंट, तीनों का, ठीक है। तीनों का देखो, तीनों को लेकर ही इलेक्शन प्रोसेस होता है। तो वोटर्स का, गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज का, तीनों का वैसा कोड ऑफ कंडक्ट होगा। और स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी में जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है उसका भी, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? मेजर्स दैट आर अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर फ्री, फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस, ठीक है, फ्री एंड फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस। एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के पहले जैसे एक रूल है कि आपके सारे कैंपेन्स एक दिन पहले बंद हो जाने चाहिए। जिस दिन इलेक्शन रहेगा उसके एक दिन पहले, 24 घंटे पहले आपके सारे इलेक्शन कैंपेन्स बंद हो जाने चाहिए। जैसे भी कर रहे हो आप, लाउड स्पीकर लगा के कर रहे हो, वैसा गाड़ी चला के कर रहे हो, वो सारे कैंपेन्स बंद होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ अ रूल, ठीक है। सो इलेक्शन दैट रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम पे और ड्यूरिंग इलेक्शंस भी, ठीक है, ओके। मेड कॉमन वोटर्स कॉन्फिडेंट। ये जो कॉमन वोटर्स होंगे, ये अगर ये सारे आपके सही चल रहे होंगे तो कॉमन वोटर भी कॉन्फिडेंट रहेगा, हाँ भाई मेरा वोट व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे वोट का कीमत है, मेरे वोट से वाकई में एक सरकार चुनी जाएगी और उम्मीदवार आएंगे और कुछ कल्याण होगा। दैट इज द कॉन्फिडेंस, ठीक है। Until unless the elections are free and fair, people will not realize the importance of casting their vote.
जब भाई साहब सब झोल ही होने वाला तो वोट दे के फायदा क्या, ऐसा ही सोचेंगे ना हम, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ वोटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। द फर्स्ट इलेक्शन, ये सब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कभी हेल्ड हुआ था भाई साहब फर्स्ट इलेक्शन बिटवीन 1951 एंड 52। 20 lakh steel boxes were made and election symbols were stuck on these boxes। आप देखोगे इलेक्शन के टाइम पे ऐसे गाड़ियों में लिखा रहता है इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है, तो ऐसा बैलेट बॉक्सेस में भी लिखा रहता है इलेक्शन, ठीक है। तो एंड इलेक्शन सिंबल्स वेर स्टक ऑन दीज बॉक्सेस, वोटर्स ड्रॉप द ब्लैंक बैलेट पेपर्स इन द बॉक्स, ठीक है। तो ब्लैंक बैलेट पेपर्स मतलब समझ लो ये बीजेपी का बॉक्स है, ये भाई साहब कांग्रेस का बॉक्स है, ये सीपीआई का बॉक्स है, तो आप एक अपना नाम लिखकर भाई साहब इसमें ड्रॉप कर दिया, तो आपने किसको वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। आपने इसमें ड्रॉप कर दिया तो आपने किसको वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। सो ऐसे 20 लाख बॉक्सेस थे और उनमें सबने अपना अपना ब्लैंक पेपर डाला, ठीक है, ब्लैंक पेपर। वोटर्स ड्रॉप द ब्लैंक पेपर्स इन द बॉक्स, मेड वोटिंग ईजियर फॉर इलिटरेट पीपल। जो भी इलिटरेट लोग थे उनके लिए भाई साहब क्या, ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना बटन दबाना है, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर लेना है उसमें डालना है, तो ये तो ईजी हो जाएगा। इलिटरेट पीपल के लिए ये ईजी हो जाएगा, लिखने पढ़ने का कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। किधर समझ में आ रहा कैसे इलेक्शन हुआ था। तो पहला इलेक्शन कब हुआ था, बिटवीन 1951 टू 1952 एंड हाउ डिड दिस हैपन, 20 लाख बैलेट बॉक्सेस विद इलेक्शन सिंबल्स। तो इनके इलेक्शन सिंबल्स थे हर एक में भाई साहब, जैसे बीजेपी का इलेक्शन सिंबल, कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल ऐसा था, और आप जाकर एक ब्लैंक पेपर वहाँ पे ड्रॉप कर रहे थे और उन्हीं ब्लैंक पेपर्स की काउंटिंग होकर आपको वोटिंग का नंबर्स मिलता था, ठीक है। ओके, तो आपके भाई साहब इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी क्या क्या है भाई साहब आपका, एक है प्रोसेस आपका क्या, इलेक्शंस, और दूसरा है आपका रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्शन में इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ये दोनों आपके दो प्रोसेस हो गए, ठीक है। इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं आप भाई साहब, 125 करोड़ लोगों को नहीं चुन सकते ना, 125 करोड़ लोगों में से आप 543 लोगों को चुन रहे हैं। सो दीज 543 पीपल आर बेसिकली डूइंग व्हाट, रिप्रेजेंटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। समझ में आ रहा है। लोकसभा में आप 125 करोड़ लोगों से, या 135 बोलेंगे ना, 135 करोड़ लोगों में से आप ये 543 लोगों को जो चुन रहे हैं, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अंडर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस यू आर इलेक्टिंग देम एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इलेक्शंस आपके 3 लेवल पे होते हैं, जनरल, मिड टर्म एंड बाई इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस कब कब होते हैं, फ्रीक्वेंसी आई देखो, अब बताइए जनरल इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, जनरल इलेक्शंस 5 साल के लिए होता है। जनरल इलेक्शंस हैपन एवरी 5 years, ठीक है। मिड टर्म इलेक्शंस का कंडीशन क्या है जैन साहब, मिड टर्म इलेक्शंस कब होंगे, आई देखो जब सरकार गिर जाए। और सरकार क्यों गिरेगी, जब मेजॉरिटी ना रहे। सरकार के पास जब मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार के पास मेजॉरिटी कब नहीं रहेगी, जब कोalition गवर्नमेंट ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया हो, या सरकार में से ही एक सरकार था और उसमें से कुछ पार्टी लोग, ठीक है, निकल गए, ठीक है, किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से अगर सरकार का कोलैप्स होता है, इफ द गवर्नमेंट कोलैप्सेस, देन मिड टर्म इलेक्शंस, दीज इलेक्शंस विल हैपन बिफोर 5 years, ठीक है। ओके, बाई इलेक्शंस कब होते हैं, हाई लीडर मर जाए, डेथ, ठीक है, डेथ ऑफ द लीडर और रेजिग्नेशन, ठीक है। इफ द लीडर और बेसिकली द पोस्ट जो है वो वेकेंट हो गया है, अगर पोस्ट वेकेंट हो गया ड्यू टू डेथ और द रेजिग्नेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, देन बाई इलेक्शंस आर हेल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्शंस क्या है भाई साहब, इलेक्शंस क्या है, हमको रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स देने हैं। हम लोगों को नहीं अफोर्ड कर सकते भाई साहब, इतना बड़ा पार्लियामेंट नहीं हो सकता कि 135 करोड़ लोग आ जाए वहाँ पे, ठीक है। सो ऑब्वियसली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लाना है। दे विल बी representatives who will be representing the entire constituency, that is the entire constituency and its correlated problems, ठीक है। Bringing about a change in power through peaceful means, peaceful means मतलब पावर में चेंज आ रहा है लेकिन बड़े पीसफुल तरीके से आ रहा है, बहुत पीसफुल तरीके से पावर में चेंज आ रहा है, ठीक है। सो जैसे आप अगर समझ लो कल को एक सरकार, एक मतलब पार्टी थी ए और उनकी सरकार थी, फिर से जब इलेक्शन हुआ तो पार्टी बी आई,
पीसफुल तरीके ना, लोग ने मान लिया भाई साहब आपके डेमोक्रेसी के सेटअप में पार्टी बी ने इलेक्शन जीता तो अभी ये सरकार है, हम मान लेते हैं ना। कभी हमने ये सरकार को माना, कभी वो सरकार को माना, जो जीतेगा उसको हमको मानना ही पड़ेगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। हम नहीं बोल सकते नहीं हम उसको नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन पावर हो रहा है, बड़े पीसफुल तरीके से हो रहा है। आपको ये मानना ही पड़ेगा, ये संवैधानिक तौर से आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन में ये पार्टी जीती है, अब इस सरकार को आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आपने उसके लिए वोट दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। ओके, गिविंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। तो इलेक्शन का प्रोसेस ही कुछ ऐसा है कि इससे अलग अलग पार्टीज को क्या मिलता है भाई साहब, अपॉर्चुनिटी टू रूल मिलता है, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गिव एन अपॉर्चुनिटी रूल। कभी भाई साहब बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो भी सरकार आ रही है एज पर पीपल्स कॉन्फिडेंस वो वोट पा रही है और फिर सरकार बना रही है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली गिविंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना रूल करने के लिए, वरना तो एक ही पार्टी रहेगी। चाइना में जाओ भाई साहब एक ही पार्टी है, ठीक है, देयर इज नो अदर पार्टी, उन दूसरे पार्टी को आने नहीं देते वो, ठीक है। ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो हर पार्टी की अपनी एक एजेंडा होती है, पॉलिसीज़ होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ अपने पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं, फाइनेंशियल में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में। तो ये सब पॉलिसी, जैसे आपका जीवन किससे इम्पैक्ट हुआ, NEP पॉलिसी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप आखिरी स्पीशीज़ हैं जो बोर्ड देंगे, आपको मालूम है, इसके बाद बोर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, 10th का एग्ज़ाम नहीं रहेगा। एक साल और रुक गया तो कितना अच्छा होता है ना, फेल हो जाते हैं एक साल, अगले साल तो बोर्ड ही नहीं रहेगा वाओ, ठीक है। ओके, सो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, दिस इज बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन में ये पॉलिसी लॉन्च हुई है, ठीक है। ओके, सो ये हर एक सरकार एक कुछ ना कुछ अपने नए पॉलिसीज़ को लाती है, ठीक है। ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। सो सोशल चेंज आता है इससे, दिस बेसिकली गोज फॉर सोशल चेंज। ओके, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का सेटअप किससे हुआ है, आर्टिकल 324 से हुआ है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश्ड द इलेक्शन कमीशन विच इज एन ऑटोनमस और एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सो दिस इज एन ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ओके, सो आर्टिकल 324 में इंडियन इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ है, 3 मेंबर की कमेटी है और पूरे देश भर के, और कोई टीम नहीं है इनका, पूरे देश भर के इलेक्शन को ये मॉनिटर करती है। और ये 3 मेंबर की कमेटी को असिस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट और तमाम टीचर्स वगैरह जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन के टाइम पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं भाई साहब, 3, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, द इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होना चाहिए, फ्री, अरे बहुत थक गए हो बेचारे, ठीक है। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल, ठीक है। ये फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। फंक्शंस क्या क्या हैं, टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। तो पहला फंक्शन क्या है भाई साहब, वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। टू डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस। तो आपका भाई साहब टाइम टेबल, कभी इलेक्शन कंडक्ट होगा, कितने लोगों से कंडक्ट होगा, ठीक है। टू डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस। टू स्क्रूटनाइज, एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भाई साहब एग्जामिन करना, टू एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब क्रिमिनल्स तो नहीं हैं, झोल झपाटे का पैसा तो नहीं है, ठीक है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होना या इन्होंने अपने एसेट्स को प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। टू स्क्रूटनाइज एंड एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। टू गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्निशन देना, क्योंकि आप एक मर्यादित पॉलिटिकल पार्टी, तब से ना कुछ चल रहा है। कौन है लीडर, आप। टू गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्निशन मिलती है। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। तो ये फाइनल स्टेज है, आपका एक बार इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है नहीं भाई साहब हमारे साथ जाती हुई है या ये करप्शन हुआ है, तो वो डिस्प्यूट्स में रिजॉल्व होगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर। सो डिलिमिनेशन कमीशन कौन होता है भाई साहब, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो करंटली वी हैव हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पीपल, 543 अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सो ये डिलिमिनेशन कमीशन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इफ द नीड अराइजेस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, तो भाई साहब क्या होता है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसीज की स्टैब्लिशमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी स्टैब्लिश हो गए, ठीक है। अभी हम वहाँ पे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या करेंगे, जो वोटर्स लिस्ट है उसको फाइनलाइज करेंगे। वी विल बेसिकली फाइनलाइज द वोटर्स लिस्ट।
नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स, ठीक है। तो स्क्रूटिनी मतलब नॉमिनेशन मतलब आवेदन पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक पार्टी एक उम्मीदवार को चुनता है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये हमारा उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार अपने सारे चीज़ों को डिक्लेयर करता है, अपना पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है, अपना भाई साहब जो उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको भी फाइल करता है, ठीक है। सो दैट इज़, और ये सबकी स्क्रूटिनी होती है। इलेक्शन कमीशन इसको स्क्रूटनाइज करेगा whether the person has a criminal background or whether the person has been involved in some kind of fraud or whether the assets that have been declared by the person are accurate, ठीक है। Then happens the election commission। तो इसके बाद भाई साहब जैसे इलेक्शन डेट्स रिलीज हो जाती हैं उसके बाद पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर इलेक्शन कैंपेन करता है अलग अलग मीडियम से, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकता है, ठीक है, घरों में जाकर कर सकता है, रैलीज निकाल के कर सकता है, कोई एसोसिएशन बना के कर सकता है। तो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स। पैम्पलेट्स बना के कर सकता है। फिर होता है भाई साहब आपका एक्चुअल वोटिंग। सारा इलेक्शन कैंपेन 24 घंटे पहले बंद हो जाता है और फिर एक्चुअल वोटिंग का दिन आता है। वोटिंग के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? ऑब्वियसली काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। काउंटिंग ऑफ वोट्स से आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। काउंटिंग ऑफ वोट्स से किस पार्टी ने, किस उम्मीदवार ने जीता और कौन हारा, दैट विल बी बेसिकली डिसाइडेड। तो ये होता है आपका काउंटिंग ऑफ वोट्स। उसके बाद क्या पब्लिश होती है भाई साहब? रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस आर पब्लिश्ड। तो रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन एक बार पब्लिश हो गए उसके बाद क्या होगा भाई साहब? रेजोल्यूशन प्रोसेस और सॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस, ठीक है। तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस दे आर बेसिकली सॉल्व, ठीक है। तो अगर रिजल्ट आने के बाद कोई डिस्प्यूट है किसी पार्टी को कि नहीं झोल झाल का इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे भाई साहब फ्रॉड हुआ है, तो आप उन डिस्प्यूट्स को, मुद्दों को खड़ा कर सकते हैं और उन मुद्दों पे बातचीत या रेजोल्यूशन होगा, ठीक है। क्लियर है? First general election, it was held in 1951 and Sham Sharan Negi was the first voter of independent India. To which state did he belong to? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। शाम शरण नेगी belong to हिमाचल प्रदेश। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भाई साहब आपका? मेजर्स दैट आर अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शंस, ठीक है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी है? वोटर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग देयर उम्मीदवार जो भी हैं उनके, ठीक है, कैंडिडेट। चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन क्या क्या है भाई साहब? मिस यूज ऑफ मनी, बड़ी हंसी आ रही है तब से। मिस यूज ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इलेक्शंस में मनी का मिस यूज होना, ठीक है, पैसों का मिस यूज होना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपके भाई साहब गुंडागर्दी, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सब। अगर आप कितने बजे सोता है तो रात को? 8 बजे, अच्छा, इसलिए ओके। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर क्रिमिनल्स आ गए हैं, ठीक है, गुंडागर्दी हो रही है। वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, तो उठता कितने बजे? 7 बजे। अरे बाप रे, 12 घंटे का विंडो है तुम्हारे सोने का, बहुत बढ़िया भाई साहब। कहीं ना कहीं तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, या तो तुम उठो 4 बजे, या तो तुम उठो 4 बजे, या तो 10 बजे 11 बजे सो। इट अप टू यू। दुर्व्यवहार होना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, भाई साहब गुंडागर्दी, वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस के टाइम पे स्थिति तनावपूर्ण रहती है, किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया भाई साहब तलवार निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही तनावपूर्ण रहती है ना, सब कंपटीशन में है भाई साहब, ये पार्टी आना चाहिए, आप थोड़ा सा भी कुछ बोल देंगे भाई साहब आग फैल जाएगी एकदम से, ठीक है। सो ये वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, फैमिली मोनोपोली तो आप समझ ही रहे हैं क्या है, ठीक है। फैमिली के जो लीडर्स हैं वही सिलेक्ट होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी के साथ होता है थैंक यू।